अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं नाजिया अकरम और आज से ये प्रोग्राम आप देख सकेंगे मेरे साथ। ये प्रोग्राम प्रीवियसली जो कर रही थी वो डॉक्टर फरा कर रही थी, जो कि बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही थी और बहुत अच्छी, आई एम श्योर फवाद कुलीग भी बहुत अच्छी थी वो, लेकिन अपनी किसी निजी मसरूफियत की वजह से वो इस प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं कर सकती। सो आज से आप ये प्रोग्राम मेरे साथ देखा करेंगे। प्रोग्राम का फॉर्मेट वही होगा, डॉक्टर फ़ारूक हमें हमेशा की तरह ज्वाइन करेंगे, जो हम टॉपिक्स रखते हैं उन टॉपिक से बात भी करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कराची में हुआ एपेक्स कमेटी का इजलास, क्या है अंदर की कहानी और डॉक्टर आसिम केस किस तरफ जा रहा है। साथ साथ हम बात करेंगे कि दहशतगर्दी जो है वो सबसे बड़ा आलमी मसला है, इसका कोई हल भी है क्या। और साथ साथ बात करेंगे कि जनूबी पंजाब में तकरीबन 40% कपास जो है, कपास की फसल तबाह हो गई है, किसान परेशान है। वजीर आजम जो है वो किसान पैकेज की तवज्जो ना दें, बल्कि साथ साथ जो है वो खुद भी अपनी तवज्जो इस तरफ करें। और प्रोग्राम में हम बातचीत करते रहेंगे, डॉक्टर फ़ारूक भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमने देखा कि जो कराची में हुआ एपेक्स कमेटी का इजलास, वहाँ क्या गुफ्तगू हुई और क्या गिले शिकवे हुए, होने क्या जा रहा है, असल में हो क्या रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। फवाद, आज हम देखते हैं कि ओवरऑल हम मीडिया पे देखते रहे सारा दिन, तमाम दिन जो नजरें थी वो एपेक्स कमेटी के इजलास के ऊपर थी कि सब ये जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, रेंजर्स रहेंगी, रेंजर्स नहीं रहेंगी। आपके ख्याल में मतलब हो क्या रहा है? नहीं, बिल्कुल इस पे बिल्कुल आपने सही बात की, इस पे ही हमने मेन बात करनी है और सबसे बड़ा टॉपिक भी आज का यही है। और मैं भी डॉक्टर फरा फारूक और जीशान अकबर जो हमारे प्रोड्यूसर थे और जीशान और सारी जो बाकी हमारी टीम है, उमैर, उन सबको बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत उन्होंने मेहनत की और जाहिर है वो अनफॉर्चुनेटली उनको एक ज़ाती मसरूफियत की वजह से जाना पड़ा। और वेलकम आपका के टू द शो एंड लेट्स the party will continue as they say it। अच्छा डॉक्टर साहब, आज एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई और काफ़ी गर्मा गर्म जो है वो उसमें बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई, जो बाद में अभी भी लगता है प्राइम मिनिस्टर साहब के बयानात से भी लगा कि थोड़े कड़वे कसीले हैं प्राइम मिनिस्टर भी और आर्मी चीफ भी थोड़े बिटर हैं, लग रहा है कि बातों से। अच्छा, अब कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अहदाफ हासिल होने चाहिए, लेकिन अहदाफ क्या है ये उन्होंने 1 2 3 4 5 में हमारे पास है नहीं कि क्या होंगे क्या नहीं है। थोड़े सारे मैं आपको ये बता दूं कि मसला क्या है। मसला यह है कि आर्टिकल 147 है आइन का। पहले तो थोड़ी सारी लीगल प्रोविजन देख लें कि रेंजर्स हैं कैसे कराची में। 1996 में यह फैसला किया गया, अब्दुल्ला शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे सिंध में, फैसला हुआ कि एक रेंजर्स को बुलाया जाना चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट से कराची में। लिहाजा आइन के आर्टिकल 147 के तहत जो है वो रेंजर्स को बुलाया गया और यही आर्टिकल है जो रेंजर्स के यहां पर कराची में इस वक्त कयाम की जो वजह है वो है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी फिर 2012-13 में फिर ये हुआ आके कि इनको जो एंटी टेररिज्म के एक्ट के इख्तियारात है वो भी दे दिए गए। अब अगर आपको याद होगा कि जब लास्ट प्रोग्राम हमने ये मीटिंग हुई थी और हमने ये बात की थी कि आर्टिकल 147 के तहत 18वीं तरमीम के बाद असम्बली की मंजूरी जरूरी है और वजीर आजम ने भी अभी ये कहा कि आप कानूनी मुशगाफियों में उलझा रहे हैं। सिंध हुकूमत जो ट्रिक प्ले कर रही है वो ये कर रही है कि जब वहां पर जाती है वो कहते हैं कि जी जब तक असम्बली का इजलास नहीं होता और हम ये ले डाउन नहीं करते आपकी पावर्स को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। लेकिन आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर आज बड़े बिटर थे। लगता यूं है कि एक दफा फिर आइन को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा आज को या सुबह को रेंजर्स के इख्तियारात बढ़ा तो दिए जाएंगे, बट ये आर्टिकल 147 की तलवार रेंजर्स के सर पे लटकती रहेगी। थोड़ा सा आपको शामिल कर ले और फिर यहीं से आगे चलेंगे। सही चौधरी साहब, जो रूह है सारी बहस की वो मुझे ये लग रहा है कि हमारी सियासी तारीख अगर देखी जाए तो हमारे सियासतदान जो हैं वो सियासी पार्टी में जब मेंबरशिप हो जाती है तो वो एक ढाल बन जाती है उनके लिए। सियासी पूरी तारीख फैली हुई है कि आपके खिलाफ करप्शन में भी कोई मामला नहीं हो सकता, आप बस खुल जाते हैं, आपको मेंबरशिप चाहिए किसी न किसी सियासी पार्टी की। और इस मामले के ऊपर जितनी भी सियासी क़यादत है वो सारी मुत्तहद है कि अगर आप सियासी पार्टी के मेंबर हैं तो फिर आपको ना छेड़ा जाए। पहली बात तो ये। दूसरा मामला ये नजर आता है कि आपको लेन देन हो रही है, इवेंचुअली तो आपको रेंजर्स को वहां रखना ही पड़ेगा।
शायद लेन देन ये हो रही है कि आप सियासतदानों को टच ना करें, आप अपना ऑपरेशन करते चले जाएं। एक तरफ तो बिल्कुल क्लैरिटी है, मेरा ये ख्याल है कि सियासतदानों की तरफ से बिल्कुल क्लैरिटी है, वो ये चाहते हैं कि आप ऑपरेशन जारी रखें, लेकिन सियासतदान को आपने नहीं छेड़ना, चाहे वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हो, रेंजर्स क्या वहां चने बेचेगी अगर वो बिल्कुल क्लियर है। रेंजर्स क्या करेगी वहां? नहीं तो चौधरी साहब ये कंफ्यूजन जो है ये फौजी हलकों की तरफ से दूर होनी होगी। फौजी हलके मुझे कंफ्यूज लगते हैं, वो कहते हैं कि हमने वहां पे ऑपरेशन करना है, दहशतगर्दों के खिलाफ जाना है, और दहशतगर्दी की आड़ में उनकी कभी कोशिश होती है कि थोड़ा सा सियासी जो है वो एहतसाब भी हो जाए। अब आपको ज़हन क्लियर रखना है कि जो सियासी एहतसाब करने जा रहे हैं अब वहां पे आप व्हाइट कॉलर क्राइम ढूंढने जा रहे हैं वहां पे, जैसे मैं हमेशा कह रहा हूं, या आपने स्ट्रिक्टली जो है वो वहां पे एक ऑपरेशन करना है। और अगर उस ऑपरेशन के दौरान आपको सियासतदान मुलव्विस मिलते हैं कि वो दहशतगर्दी में फाइनेंसिंग कर रहे हैं, तो फिर उनको आप टच नहीं कर सकते हैं, सियासतदान ये चाहते हैं। सही, अच्छा, लेकिन फवाद हम ये भी तो देखें, अगर हम कराची के रेफरेंस से बात करें तो अभी बल्दियाती इलेक्शन के रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, क्या हुआ है, और आपको पता है कि जो कराची का ऑपरेशन मेजरली अगर हम देखें तो वो किया जा रहा था जिस सियासी जमात की तरफ किया जा रहा था, अब वो ज्यादा पावर में आ गई है, तो क्या यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी? ये आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। ये भी हुआ ये है बेसिकली कि देखें दो वाकयात हुए हैं जिसकी वजह से रेंजर्स की पोजीशन थोड़ी कमजोर हुई है, और जरदारी साहब की या पीपल्स पार्टी की या ओवरऑल सिंध गवर्नमेंट की जो स्टेक होल्डर्स है, अगर आप मुत्तहिदा का भी कहें और पीपल्स पार्टी, उनकी पोजीशन बेहतर हुई है। एक तो ये हुआ है कि बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं जिसमें मुत्तहिदा को कामयाबी हुई है, बहुत बड़ी कामयाबी हुई है, कोई आम ये वो बैलेंस नहीं हुआ, वो बिल्कुल कह लें कि उन्होंने जो है वो क्लीन स्वीप कर दिया कहते हैं। अच्छा, अब दूसरा डॉक्टर आसिम का केस। डॉक्टर आसिम साहब जो है वो 104 दिन से डॉक्टर साहब हिरासत में हैं, रिमांड पे हैं। इतने लंबे रिमांड हुआ नहीं करते हैं। देखें पूरी दुनिया में, इवन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने एंटी टेररिज्म में ये जो अमेंडमेंट थी वो मुस्तरद कर दी थी कि 90 दिन तक जो है वो आप किसी को जेर हिरासत रख सकते हैं। आपने 104 दिन तक डॉक्टर आसिम जो है वो जेर हिरासत रहे हैं, और आप अभी तक, आज जो JIT वहां पे पेश हुई है, उन्होंने कहा कि कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है उनके खिलाफ और मजीद तफ्तीश की जरूरत है, और फिर उन्होंने 5 दिन का रिमांड दिया। ये जो दोनों मामलात हैं, एक सियासी शिकस्त आप समझें कि इस ऑपरेशन ये जो मुत्तहिदा ने जो इस इलेक्शन में हिस्सा लिया था वो फ्रैंकली ऑपरेशन के खिलाफ हिस्सा लिया था, और आप इसको माने या ना माने, कराची के बहुत शहरियों ने जो है वो मुत्तहिदा को वोट दिया है। अब मैं तो जो बहुत बड़े क्रिटिक हैं हम मुत्तहिदा के, लेकिन इस कामयाबी को डिनाई नहीं किया जा सकता जो उनकी वो ये हुई है। इसी तरह से डॉक्टर आसिम के केस के ऊपर जो प्रोसिक्यूशन है और इन्वेस्टिगेशन है बुरी तरह नाकाम होती दिखाई देती है। यहां से आगे कैसे मामला फिर लेके चलेंगे? सही डॉक्टर साहब, मतलब अगर जिस फवाद भी कह रहे हैं, जी बगैर चलान पेश किए रिमांड पर रिमांड हासिल किया जा रहा है, और जो बयान डॉक्टर आसिम ने आज दिया है अगर उसको हम मद्देनजर रखें तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 90 दिन का रिमांड के बाद जो FIR इन्होंने प्रोड्यूस की है वो एक इंतहा दर्जे की कमजोर FIR और कंफ्यूज्ड FIR है। कहीं आप कहते हैं कि ये डॉक्टर हैं और ये बीमारों का इलाज कर रहे थे और दहशतगर्दों का इलाज कर रहे थे, फिर आप कहते हैं नहीं ये PSO और SSGC में इनका एहतसाब भी होना चाहिए, कोई इन्होंने घपले भी बहुत बड़े बड़े किए हैं, तो कन्फ्यूजन साफ जाहिर होती है, सामने आती है। अब देखिए यहाँ पे विफाकी हुकूमत की आला तरीन क़यादत, यहाँ पे सूबाई हुकूमत की आला तरीन क़यादत और फौजी आला तरीन क़यादत कराची में इस वक्त मौजूद थी, तो मामला तो निहायत ही संजीदा किस्म का, संगीन किस्म का है ना। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए सारे बैठे थे, और सोल्यूशन उस वक्त तक नहीं निकलेगा कि जबकि दोनों तरफ से क्लैरिटी ना हो। मुझे ये, जैसे मैंने पहले कहा, मुझे ये लगता है कि सियासतदान बिल्कुल क्लियर हैं, वो पैगाम दे रहे हैं और वो मुत्तहद हैं। वो कह रहे हैं कि जी सियासतदानों का जो एहतसाब है वो आपके मैंडेट से बाहर है। अब ये फौजी हलकों को, रेंजर्स को, GHO को क्लियर करना होगा कि फौजी हलकों का प्रॉब्लम देखना है ना। फौजी हलकों का प्रॉब्लम नाजिया ये है कि उनके पास लीगल कवर नहीं है। वो लीगल कवर के लिए मोहताज हैं सियासतदानों के, और लीगल कवर के लिए मोहताज हैं जाहिर है कि सिंध असेंबली। तो फिर फवाद इस क्वेश्चन ये भी यहाँ पे रेज होता है, तो फिर इस पूरी इससे जो हमारे सियासतदान है वो फायदा उठा रहे हैं उनकी कमजोरी से, ऐसा हो रहा है? वो किस कमजोरी से? अच्छा नादिया, आप देखें ना चौधरी साहब, ये आपने ठीक कह दिया।
आपने कह दिया कि वो जब तक उनको लीगल कवर नहीं मिलेगा तो वो मोहताज हैं सिविलियन गवर्नमेंट के लीगल कवर के लिए। और साथ ही जो आपने जिक्र किया बल्दियाती इलेक्शंस का, उनसे सियासी पार्टियों को एक नई जान मिली है। उनको वो समझ रहे हैं कि उनका जो आर्ग्यूमेंट है उसको तकवीयत पहुंची है कि वोटर तो सारा उनके साथ है। अब वोटर के नजदीक, कराची के वोटर के नजदीक ये है कि अगर वो एमकेएम को वोट देते हैं तो उनको एक माशी किस्म की वहां पे सिक्योरिटी मिलती है, उनको कई नौकरियां हैं तो वो भी एमकेएम दिलवाती है। दूसरी तरफ वो फौज की तरफ देखते हैं कि जी हमारे शहर में आके आप ये जो भट्टाखोरी चल रही है, जो दहशतगर्दी है, उसको भी खत्म करें। तो वोटर तो एक कंफ्यूज्ड वोट दे रहा था। एमकेएम को उन्होंने इलेक्ट किया है, लेकिन साथ यानी उनका जो है वो वोट जो है वो रेंजर्स के खिलाफ या ऑपरेशन के बजाहिर खिलाफ जा रहा है, और दिल जो है वो ऑपरेशन के कहीं और, दिमाग और दिल शायद दोनों जो हैं मुझे लगता है दिल और दिमाग जो है ना, ये कोई वो पहली मोहब्बत वाला मामला हुआ। लेकिन अगर हम देखें अब कराची ऑपरेशन, मतलब अगर प्रूफ जिस तरह से हो जाता है, हमें शायद अभी प्रॉपर प्रूफ नहीं मिले कि एक्सटेंशन हो गई है नहीं हुई, हो गई है नहीं, मैं आपसे नहीं, अभी एक्सटेंशन नहीं हुई, अभी ड्यू है। और अभी आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि वो काफी जिटरी हैं दोनों, आर्मी चीफ भी और प्राइम मिनिस्टर साहब भी। लेकिन मसला दोबारा जो है वो उनका प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उनका सिर्फ जिटरी होना काफी नहीं है, उनका बयान देना काफी नहीं है, जो सप्लीमेंट्री स्टेप्स लेने हैं हुकूमत ने वो नहीं लिए जा रहे। मसलन आपको बड़ी मैं आज इंटरेस्टिंग, डॉक्टर साहब ये भी मैं आपको ये वाकया सुनाऊं कि आज चीफ मिनिस्टर सिंध ने एक मामला रेज किया कि जी FIA जो है, जो फेडरल एजेंसी है, अब देखें दो सेट्स हैं एजेंसीज के, एक तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी FIA और रेंजर्स, ये वफाकी एजेंसीज हैं जो हैं, और एक नीचे है जो पुलिस है, लॉ इन्फोर्समेंट जो सूबाई है, सूबाई एंटी करप्शन है पुलिस। अच्छा, अब वफाकी एजेंसीज में एक कोऑर्डिनेशन नजर आया हमें सबसे पहले जब KMC के ऊपर जो है वो छापा मारा गया, और आपको याद है 5000 के करीब फाइल जो हैं वो FIA ने उठा के ले गए, और कहा गया कि रेंजर्स भी उनके साथ थी। उसके ऊपर एक जो सबसे पहले हुआ ये कि एक खत लिखा, जाहिद खेमटो साहब हैं डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, उन्होंने शाहिद हयात साहब को खत लिखा और उन्होंने कहा जनाब आप FIA वाले कैसे KMC में जा सकते थे और आप ये फाइलें उठा के ले गए, बड़ी आपने ज्यादती की है। और इसी चीज को आज चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह ने आज कमेटी मीटिंग में उठाया चौधरी निसार साहब के सामने। अच्छा, इसके ऊपर शाहिद हयात साहब जो है, उन्होंने जो चौधरी निसार साहब ने वहां पे कहा, उन्होंने उनका जो FIA का एक खत वहां पे दिया, और वो खत बहुत ही दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि जनाब बात यह है कि ये जो फाइलें उठा के लेके गए थे, पहली बात तो है कि जो 10th फ्लोर है उसके ऊपर तो छापा ही नहीं डाला था, 3rd फ्लोर के ऊपर छापा डाला था, और वहां पर जो लोग हैं मंजूर काका, उसके बाद काशिफ अब्बास, नजमुज्जमान, शाकिर लंगड़ा, इकबाल नवाज, ये आपके KMC के लोग थे जो मिले हुए थे। जावेद अब्बास, मोहम्मद एहसन जो मोहम्मद अनवर साहब के भाई हैं, नूरुद्दीन खमैनी, मोहसिन शेखानी, इलियास सहगल, हमाद सदीकी, अंजुम जमील सदीकी और सफर फरीदी और नईम यूसुफ जई। उन्होंने कहा ये लोग आपस में सारे जो हैं आपका गैंग मिला हुआ था, और ये सारे की सारी फाइलें जो FIA उठा के ले गई है ये टोटली जाली है, और अगर आप ये समझते हैं कि ये असली हैं तो आप एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दें जिसमें एंटी करप्शन पुलिस और हम शामिल हों और हम इसको देख लेते हैं। अब आपने जो बात की थी, दोबारा मैं रिलेट करना चाहता हूं, चौधरी साहब, एक चीफ मिनिस्टर साहब जो आर्मी चीफ वो इसके ऊपर बिल्कुल वाजे हैं कि वो समझते हैं कि इन लोगों को बचाना है, जो FIA और फेडरल एजेंसीज हैं वो इनको गिरफ्तार करना चाह रही हैं, और सिंध गवर्नमेंट इनको बचाना चाह रही है, और सिंध गवर्नमेंट कामयाब होती दिखाई दे रही है क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस उनके साथ है। मसला तो डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह मसला सिंध गवर्नमेंट यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल के बीच में भी कहीं मसला होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मुझे कोई मसला नजर नहीं आ रहा। मुझे ये लग रहा है कि सियासतदान एज ए क्लास मुत्तफिक हैं कि अगर आपने सिंध में ऑपरेशन करना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सियासतदानों का एहतसाब करें। मुझे लग रहा है कि विफाक भी और सूबाई हुकूमत भी इस मामले में इकट्ठी हैं। नाजिया, एक बयान आर्मी चीफ साहब के हवाले से सामने आया है और उनका कहना यह है कि हमने बेतहाशा कुर्बानियां दे के कराची को अब अमन व अमान के करीब लाया है। अब जिम्मेवारियां जो अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रह जाती हैं वो सूबाई हुकूमत की और विफाकी हुकूमत की हैं। ये वो जो क्लासिक एक जंग लड़ी जाती है दहशतगर्दी के खिलाफ, जिसमें पहला स्टेज ये होता है कि फौज आपकी जो है वो दहशतगर्दों का सफाया करती है, और उसके बाद जब सफाया हो जाता है तो फिर आपकी सिविलियन हुकूमत की जिम्मेवारी शुरू हो जाती है कि उसने उस इलाके को दहशतगर्दों से पाक रखना है।
अब डर ये है कि अगर आप रेंजर्स को कराची से निकालते हैं तो क्या हमारी सिविलियन हुकूमतें जो हैं वो इस काबिल हैं कि जिस इलाके को साफ कर दिया गया। बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्या अगर हमने जिस तरह हम बात कर रहे थे डिस्कस कर रहे थे कि फिर उसके पास अदर ऑप्शन क्या रह जाती है। ठीक है, आप ना भी अगर तौसीह करें तो फिर आपके पास अदर ऑप्शन क्या है? मसला तो डॉक्टर साहब और नाजिया मसला तो यहाँ पे शुरू होता है कि जो MQM की जो बुनियादी तहरीक थी वो ये कह रही थी कि जो ऑपरेशंस रेंजर्स कर रही है वो जो है उनको नामंजूर कर रहे थे। लोगों ने कल उनको वोट दे दिया है। अब मसला यह है, इट्स नॉट ओनली सिर्फ सवाल जो है वो सिर्फ रेंजर्स के पावर्स के ऊपर या नियत के ऊपर की बात नहीं है। जब कराची के लोग ओवरवेलमिंगली एक पॉइंट ऑफ व्यू को कर रहे हैं तो सवाल यह है कि क्या प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ उसके ओपिनियन को जो है वो हमें किधर खड़ा होना चाहिए? नहीं चौधरी साहब, मैंने देखिए आपने चौधरी साहब ये अस्यूम कर लिया है कि अगर कराची के वोटर्स ने वोट डाला है MQM को तो वो रिजेक्ट कर रहे हैं कि जो आर्मी ने वहां पे दहशतगर्दी खत्म की है, जो वहां पे भट्टाखोरी खत्म की है, जो वो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि कराची के वोटर्स जब वोट डालने का अमल जो है उसमें फैसला सादी जब करते हैं कि किसको वोट डालना है तो उसमें यह चीज नहीं आ रही कि राहिल शरीफ साहब ने क्या अचीव किया या फौज ने क्या अचीव किया। वो वहां पे अपना माशी तहफ़्फ़ुज़ सिक्योर करना चाहते हैं कि MQM जो है वो हमें नौकरियां भी दिलवाती है, हमारी नौकरी डॉक्टर साहब, लेकिन ये तो एथनिक वोट गया है ना। आप देखें कि एथनिसिटी को जो है वो रेंजर्स तो खत्म नहीं कर सकते। मसला ये है कि जो पॉलिटिकल वैक्यूम वहां पे पैदा हो रहा था उसको फिल ही नहीं कर सका कोई और। ना इमरान खान फिल कर सके हैं, ना ही पीपल्स पार्टी उसमें इंटरेस्टेड है, और नवाज शरीफ साहब तो इंटरेस्टेड ही नहीं है पंजाब के अलावा किसी में। वो तो अटक के बाद जो अटक से लाहौर में खुश हैं। चौधरी साहब ये कहना तो चौधरी साहब ये कहना बजा नहीं होगा कि कराची के लोग जो हैं, जो रेंजर्स ने उनके लिए एक अमन व अमान का वहां पे एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है कि उसके खिलाफ वोट डाला है उन्होंने। ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। ये रेफरेंडम होगा भी आने वाले वक्तों में फवाद क्या होता है ये तो खैर हमें पता चलता रहेगा। आने वाले वक्तों में यही होगा कि ये हमने देखना यह है कि ये रेंजर्स की पावर बढ़ेगी और हमने देखना यह है कि कंक्लूजन्स की तरफ हम कब जाएंगे। अभी तो अभी हम ऑपरेशन ही चले जा रहे हैं। ये आने वाले वक्त में हमने प्रोग्राम में जो है वो डिस्कस भी करते रहेंगे। यहाँ पे नाज़रीन ब्रेक का वक्त हो गया है और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम देखेंगे कि दहशतगर्दी गालिबन इस पूरी दुनिया का ही मसला है। हम देखेंगे कि दहशतगर्दी है क्या, इसका हल क्या है, और जो दहशतगर्दी का मसला है इसको हल करने के लिए असल में हो क्या रहा है। सो बट आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल। वेलकम बैक। और जनाब इस सेगमेंट में हम बात करेंगे उस मसले की तरफ जो कि मसला एक पूरी दुनिया का मसला है और इससे पूरी दुनिया ही इसका शिकार है। और ये मसला है क्या और इसका आगाज़ कैसे हुआ। हम आगे बढ़ने से पहले हम चलेंगे डॉक्टर फारूक की जानिब जो हमें मुख्तसरन बताएंगे कि इसका बेसिकली इस मसले का आगाज़ किस तरह हुआ। ओवर टू डॉक्टर फारूक। नाज़रीन, पिछले 35 सालों में पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में है। पिछले 13 सालों में सन 2003 से लेके सन 2015 तक 59,507 पाकिस्तानी जानें दहशतगर्दी की नजर हो चुकी हैं। पिछले 1400 साल की इस्लामी तारीख में दहशतगर्दी का कोई एक वाकया भी नजर नहीं आता। पिछले 400 साल की इस्लामी तारीख में सियासी मकासद के हसूल के लिए तशद्दुद का इस्तेमाल, इसकी कोई एक एग्जाम्पल भी नजर नहीं आती। हाँ, जो बात तस्लीम करनी होगी कि इंतहा पसंदी हर मजहब में होती है, इंतहा पसंद हर मुल्क में है, इंतहा पसंदी हर मुआशरे में पाई जाती है और इंतहा पसंदी किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं है। दहशतगर्दी तशद्दुद का नाम है। दहशतगर्दी सियासी मकासद के हसूल और तशद्दुद का इस्तेमाल है और दहशतगर्दी संगीन जुर्म है। आखिर दहशतगर्दी का आगाज कहां से हुआ, इसकी शुरुआत कहां से हुई? 1980 की दिहाई में ज़बिग्नेव ब्रेज़िन्स्की जो जिमी कार्टर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे और उस वक्त रूस को अमेरिका में शैतानी सल्तनत कहा जाता था, उन्होंने एक मंसूबा बनाया कि रूस को किस तरह टुकड़े टुकड़े रूस के किए जाएं, इंतहा पसंदी को पैसे दिए जाएं, इंतहा पसंदों को तरबियत दी जाए। एक बड़ी तारीखी तस्वीर प्रेसिडेंट रेगन की 1983 की, जिसमें उन्होंने अफगान मुजाहिदीन को व्हाइट ऑफिस में, अपने व्हाइट हाउस में बुलाया और ओवल ऑफिस में उनके साथ मीटिंग्स की और बड़ा तारीखी जुमला कहा कि ये अफगान मुजाहिदीन ये अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स के बराबर हैं। 1986 में विलियम केसी जो डायरेक्टर थे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के, उन्होंने उसामा बिन लादेन को अपना इत्तेहादी डिक्लेयर किया।
जॉन कूली जो एबीसी के कारकुन हैं, बड़े इंपॉर्टेंट कारकुन, उनकी किताब अनहोली वॉर्स, उसमें वो बताते हैं कि सीआईए ने अमेरिका के अंदर तरबियत देने वाली फैसिलिटीज क्रिएट की थी जहां इंतहा पसंदों को तरबियत दी जाती थी और दहशतगर्दों में तब्दील किया जाता था। 1993 दिसंबर 1993 तक उसामा बिन लादेन पूरे मगरबी मीडिया में एक हीरो का रोल प्ले कर रहे थे और उनकी तारीफ में कसीदे लिखे जाते थे। सीआईए ने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का को एंगेज किया, वहां के प्रोफेसर पेशावर आए और पेशावर में छापे खाने खरीदे गए और अफगान मुजाहिदीन के लिए टेक्स्ट बुक्स और उनके बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक्स लिखी गई, नज़में लिखी गई। एक नज़म थी अलिफ से अल्लाह, बे से बिस्मिल्लाह, काफ से क्लाशनकोव। 1980 की दिहाई में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने पैसे भी डाले, तरबियत भी दी। कहा जाता है 20 अरब डॉलर डाले गए और इंतहा पसंदों को कन्वर्ट किया गया, इंतहा पसंदों को तब्दील किया गया दहशतगर्दी की तरफ। दहशतगर्द हर मजहब में गलत समझे जाते हैं। दहशतगर्दी किसी मजहब का हिस्सा नहीं है, दहशतगर्द किसी मुल्क का हिस्सा नहीं है, इनका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है, इनका ताल्लुक किसी मुल्क से नहीं है, इनका ताल्लुक किसी मुआशरे से नहीं है और ये एक संगीन जुर्म है। दहशतगर्दी नतीजा है सर्द जंग का और दहशतगर्दी नतीजा है जो हिकमत अमली अमेरिका ने अपनाई सर्द जंग के दौरान। शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अब हम फवाद आगे चलने से पहले मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन जो हैं वो हिलरी क्लिंटन जो कि अमेरिका की साबिक वज़ीर ख़ारजा भी रही हैं और डेमोक्रेट पार्टी जो है अमेरिका में उसकी वो मौजूदा सदारती उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने अमेरिकी सेनेट में एक बड़ी तारीख़ी हकीकत बयान की है। वो क्या है हम वो भी देख लेते हैं और फिर अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. जी फवाद, आपने डॉक्टर साहब की जो उन्होंने बताया कि किस तरह से इस चीज़ का आगाज़ हुआ और आपने हिलरी क्लिंटन की स्टेटमेंट भी सुन ली। आप अब इस बारे में इस टॉपिक के बारे में देखिए, ये तो बिल्कुल तारीखी हकीकत है जो डॉक्टर साहब ने बयान की है कि हमारी रीजन में खुसूसन ये जो मॉडर्न बेसिक, देखिए टेररिज्म पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर 1980 से शुरू नहीं हुआ। टेररिज्म तो हमेशा जो है, अगर आप पीछे चले जाएं और असैसिन्स की तारीख देखना शुरू कर दें तो पुराना, लेकिन मॉडर्न टेररिज्म की ये जो फॉर्म आ रही है अभी हम देख रहे हैं वो ज़ाहिर है कि 1980 के बाद जब यूएसएसआर था उस वक्त उसको जो है वो करने के लिए और सर्द जंग के खात्मे के लिए जो सारी कार्रवाई की गई, जो डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से जो है उसका बयान किया, उसके बाद आई। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर जो मिसिंग लिंक है जो मेरे ख्याल में आया वो पाकिस्तान की अपनी एस्टैब्लिशमेंट का किरदार है। और जनरल असलम बेग और जनरल हमीद गुल वो लोग थे जिन्होंने पोस्ट जनरल ज़ियाउल हक जब वो तैयार हो गया था और ये कमान संभाली थी पाकिस्तान की फौज की, इन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग कैंप्स बनाए गए और पाकिस्तान, देखिए जनरल ज़ियाउल हक की जो पॉलिसी थी और पोस्ट जनरल ज़ियाउल हक की पॉलिसी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क था। जब तक उस पॉलिसी में हमने पाकिस्तानियों को ट्रेन करके अफगानिस्तान नहीं भेजा था उस तरह से, और जो अफगानी थे वो ट्रेन हो रहे थे। लेकिन इसके बाद ये हुआ कि जब अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई हुई तो जनरल हमीद गुल और जनरल असलम बेग जैसे माशाल्लाह विजनरी लोगों ने पाकिस्तानियों को ट्रेन किया और वो जाके वहां पे लड़े। और फिर जब चूंकि पाकिस्तान उनका मुल्क था वो वापस आ गए, उसके बाद से हम उसी का शिकार हो गए। उसके बाद से हम उसका जो है वो शिकार है और ये सारा मामला 2001 तक चला, जिसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर में हमें अपनी पॉलिसी को तब्दील करना पड़ा और उसके तहत जो है वो अभी तक हम उस सारे मामले से बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इंटरनेशनल के हवाले से मुझे याद आया कि अमेरिका में वो ताशफीन और सैयद फारूक मर्डर केस के हवाले से कुछ मुतजाद किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही है कैलिफोर्निया की जो पुलिस डिपार्टमेंट है वहां से। तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा प्लीज। जी नाजिया, मैं खुद भी पूरी तरह कन्विंस नहीं हूँ, कंफ्यूज कर दिया है मुझे। अगर आप टाइमलाइन पढ़ना शुरू करें, एनीवन कैन गो, आप गूगल कर सकती हैं और कहें कि टाइमलाइन ऑन सैन बर्नार्डिनो अटैक, तो आपको सीबीएस वाले भी, एबीसी वाले भी, अमेरिकन अपनी वेबसाइट आपको एक टाइमलाइन बताते हैं और वो कहते हैं कि 11 बजे ये हादसा पेश आया और गोलियां चलने की खबर जो है वो पुलिस तक पहुंची और 11:40 पे पुलिस जो है वो उस सीन पे पहुंचती है। उस वक्त जो शूटर हैं वो जा चुके होते हैं। फिर CNN ने बेतहाशा विटनेसेस को वहां पे जाके इंटरव्यू किया है और बहुत सारे आई विटनेसेस ने ये कहा कि 3 वाइट मेल्स, यानी कि 3 गोरे लोग आए थे जो एथलेटिकली बड़े
फिट थे और उनके हाथ में बंदूकें थी, ऑटोमेटिक वेपन्स थे, वो उन्होंने चलाए और लोगों को मार दिया। अब यहां पे पहला जो पुलिस बुलेटिन जाता है 11:40 पे, सारी कैलिफोर्निया पुलिस को मुतला किया जाता है कि हम 3 वाइट मेल्स को पकड़ने के लिए निकले हैं, वो सस्पेक्ट्स हैं। अब 11 बजे ये हादसा होता है, 11:40 पे पुलिस ये बुलेटिन भेजती है और 3 बजे फिर ये बताया जाता है कि एक कपल को कत्ल मार दिया गया है, पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है। तो ये 11 बजे से लेके 3 बजे के दरमियान तक तो सारी कैलिफोर्निया की पुलिस 3 वाइट मेल्स को ढूंढ रही थी और फिर अचानक ये खबर आती है कि उन्होंने नहीं, डॉक्टर साहब वैसे इस पे मैं थोड़ा आपसे खिलाफ करूंगा। किसी भी जो बुलेटिन था उसमें ये उसकी आइडेंटिटी जो थी वो उस वक्त तक क्लियर नहीं हुई थी जब तक ये नहीं आ गया, और अब तक खैर इस पे बेतहाशा एविडेंस है कि कैसे ये लोग थे, कहां पे आए थे। अभी तक भी देखें, आप देखें कि बहुत सारा मीडिया इसको जो है वो पाकिस्तान से और उनसे जोड़ रहा है, लेकिन अभी तक जो है आप अगर उनकी अपनी पुलिस देखें, उनकी आई मस्ट से कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम से कम ये देखना चाहिए कि अभी तक उन्होंने इसको टेररिज्म डिक्लेयर नहीं किया और वो देख रहे हैं कि ये इंडिविजुअल एक्ट था। और कल प्रेसिडेंट ओबामा ने तो खैर इस पे बहुत ही एक शानदार तकरीर की है और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल भी किसी की किस्म की दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। ये प्रेसिडेंट ओबामा ने कल भी ये स्पीच की और इससे पहले भी उन्होंने खैर जब वो मिडिल ईस्ट गए थे तो बहुत ही ये तारीखी बात की थी। देखिए, मुझे यूं लगता है डॉक्टर साहब, इस वाकये को अगर हम छोड़ भी दें, और बड़ा असल प्रॉब्लम तो है, पाकिस्तान में भी है और इस्लामी दुनिया में भी प्रॉब्लम है, लेकिन सवाल यह है कि हल क्या होगा। अब दो हल, एक तरफ तो एक शिद्दत पसंद तबका है, वो ये सोचता है कि पाकिस्तानियों के लिए या बाकियों के लिए आप वीजे बंद कर देंगे, क्वारंटाइन जिसको हम कहते हैं वो बना दें, यूरोप में भी वीजे ना दें, और इससे अगर हमने इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस अगर मगरब ने सोचता है इस्लाम के बारे में तो और मुसलमानों के बारे में, नहीं, उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा नफरतें बढ़ेंगी। जब आप अगर आप देखें, ये जो अभी अगर आप अभी जो बरतानिया के हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जो डिबेट हुई है ISIS के ऊपर बॉम्बिंग की, इतनी चंद शानदार तकरीर है उनमें, लॉजिक के साथ उन्होंने इस चीज को उन्होंने ये कहा है कि देखें, आप आइडियोलॉजीज को बॉम्ब नहीं करते, जब आप बॉम्ब करते हैं उससे नफरतें जो हैं वो मजीद बढ़ती हैं। पहला सवाल यह है कि मुकालमे की जरूरत है मगरब में और इस्लाम में और मशरक में भी बहुत सारे, और ये हमारा जो इंडिजिनस प्रॉब्लम है, ये आइडियोलॉजीज के जो प्रॉब्लम है, ये होते तो मुज़ाकरात से हल है। लेकिन ये बात सही है कि किसी भी रियासत को, चाहे पाकिस्तान हो या अमेरिका हो या इंतहा पसंदों को इस कदर मजबूत नहीं देख सकती कि वो रियासत को ले डूबे, जिस तरह के सीरिया में हुआ है, जिस तरह के इराक में हुआ है। तो जब तक आप उनको पुश बैक करते हैं और उसके बाद आपका उनका डायलॉग होता है, रियासत जो है वो चौधरी साहब मामला जो मगरबी ममालिक इस वक्त किसी एक नई लहर की लपेट में, नई दहशतगर्दी की लहर की लपेट में आ रहे हैं, उनके लिए बहुत आसान है ये कह देना कि कोई बैरूनी ताकत है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उसका ताल्लुक इस्लाम से है। फ्रांस में हमने देखा, पेरिस में ये हुआ, अब अमेरिका में ये हो गया। ये मगरबी ताकतें अगर ये कहती चली जाएंगी तो किसी चीज का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ये लोग जो फ्रांस में थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे, ये कोई किसी मदरसे के ग्रेजुएट्स नहीं थे। अभी अमेरिका में जो कुछ हुआ है, फारूक साहब जो हैं, उनका पाकिस्तान से मैं पहले भी कह चुका हूं, किसी किस्म का ना तो कानूनी कोई ताल्लुक बनता है ना किसी और किस्म का। वो तो पैदा ही अमेरिका में हुए, उनके बड़े भाई जो हैं वो वॉर ऑन टेरर में लड़ाई लड़ी, उनको अमेरिका नेवी ने 2 मेडल्स दिए हैं। ये सब लोग, ये अमेरिकन खानदान है, ये अमेरिका के अंदर से ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन तो अमेरिका को अपनी जगह ये ना कि जिस दहशतगर्दी के जिस आलमी दहशतगर्दी की हम बात कर रहे हैं उसका हम खुद भी तो शिकार है ना, और उसी की वजह से तो हम एक इतना बड़ा नेशनल एक्शन प्लान हमारे भी मुल्क में फवाद जारी है और उसके लिए ही कितनी कोशिशें की जा रही है। एक्सट्रीमिज्म तो है, एक्सट्रीमिज्म तो मुस्लिम आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए 193 ममालिक हैं दुनिया के, यूनाइटेड नेशंस के 193 मुल्क ममालिक हैं, उसमें से एक मुल्क ऐसा है जिसको सबसे ज्यादा दहशतगर्दी की वजह से नुकसान पहुंचा है। जैसे मैंने आपको बताया कि 59,000 लगभग 60,000 पाकिस्तानी अपनी जानें जाया कर चुके हुए हैं। तो अब हम अपनी जानें भी जाया करें और इल्जाम भी सारा हमारे ऊपर आए, हमारी जो जानें जाया हो रही हैं वो कोई अमेरिका ने या फ्रांस के लोगों ने आकर तो नहीं जाया की ना, ये तो हमारे अपने लोग हैं ना, मसला तो हमारे यहाँ अंदर है। लेकिन आपका भी वैलिड पॉइंट है कि जरूरी नहीं है कि दुनिया में जहां भी दहशतगर्दी का अमल हो उसका इल्जाम हम पाकिस्तान के ऊपर ही लगा दें। मसला ये है ना, ये जो जैसे ये वाकया हुआ है, वो जो ताशिफीन मलिक है उनका लाल मस्जिद के साथ ताल्लुक जुड़ा है।
आपके हाथ जो तमाम बड़े टेररिस्ट एक्ट नहीं जोड़ा गया है, जोड़ा नहीं डॉक्टर साहब जोड़ा है, किसी ने भी बगैर तहकीक के उस पर बात नहीं। अल हुदा से भी उनका ताल्लुक जुड़ा है और इससे इस मसले से भी जुड़ा। सिर्फ मैं आपसे अर्ज करना ये चाह रहा हूं, आपकी देखिए एक तो आप मेरी डिनाइल में हमें नहीं रहना चाहिए। सुन लीजिए, देखिए ताशवीन के मुतालिक सिर्फ एक फैक्ट सुन लीजिए। उनकी उम्र शुरू में 27 साल अमेरिकन मीडिया ने बताई थी और 25 साल से वो सऊदी अरेबिया में है। अब आप कह रहे हैं कि वो 2 साल में उन्होंने क्या क्या काम कर लिया। अब उनकी उम्र बताई जा रही है 29 साल। नहीं है, देखिए एक दूसरा मैं आपको बताऊं, देखिए 25 साल से वो सऊदी अरेबिया। यहाँ पे जो मौलाना अजीज हैं उन्होंने क्या क्या फतवा नहीं दिया पाकिस्तान की फौज के बारे में जो वजीरिस्तान में ऑपरेशन कर रही है। और आप देखें कि जब अमेरिका की तरफ से उनको थोड़ी सारी आंखों का पता चला कि उन्होंने आंखें निकालनी है, तो मौलाना साहब ने ना सिर्फ ये कि इस टेररिज्म की मजम्मत की और बल्कि ये भी कहा कि मेरा उनसे तो कभी को मेरा ताल्लुक जुड़ा ही नहीं। ये होती है रियासत का ताकत और इख्तियार के वो हजारों मील दूर है अमेरिका, लेकिन मौलाना अजीज साहब जो है वो अमेरिका से वहां बैठे डर रहे हैं। हमारी रियासत का हाल ये है कि हमारे फौजियों के बारे में, हमारे शोधा के बारे में वो रोज फतवा देते हैं और हमारी रियासत की जरूरत नहीं होती और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर रोज उनको जस्टिफाई कर रहे होते हैं। देखिए मसला ये मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी मैं 100% आपसे एग्री करता हूं। जो आपने कहा मैं 100% उससे एग्री करता हूं। ये जो मेरा कहना यह है कि ये जो लहर है इस वक्त, जो दहशतगर्दी की लहर है, इसके जो नजरियाती वालिदैन है, ये औलाद है उस नजरिए की जो 1980 में अमेरिका ने फाइनेंस की और अमेरिका ने उसको तरबियत दी थी। ये सारी उसकी नजरियाती औलाद आपके सामने नजर आ रही है। लेकिन डॉक्टर साहब वो फवाद मेरा ख्याल है यहाँ पे ज्यादा अब सवाल ये है कि हम इससे निपटे कैसे, किस तरह से ये मुसीबत जो सारी दुनिया के और हम भी इसका शिकार है। पहली बात तो यह है कि हमें डिनाइल से बाहर आना होगा। हमें सबसे पहले ये प्रॉब्लम ये है कि ये इस वक्त एक आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मुसलमानों के अंदर ज्यादा है। और यहाँ पे वो तो जाहिर है हिंदुस्तान में भी हमने देखा है कि जैसे आपने देखा गाय के ऊपर जो है वो वहां पे मुसलमानों को किस तरह से वहां पे मारा गया और वहां पे शहीद किया गया। लेकिन ये जो इस वक्त एक्ट्स हो रहे हैं उनमें डेफिनेटली एक आइडियोलॉजिकल वॉर है, एक प्रॉब्लम है जिसको निपटने के लिए मुकालमे की जरूरत है, मगरिब में ओपननेस की जरूरत है, आने की जरूरत है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बड़ी बड़ी ज्यादतियां हैं वो उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमने पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम रियासतें जो हैं वो अपने फराइज कैसे सर अंजाम देंगी अपनी सब्जेक्ट की तरफ और उनको टेररिस्ट बनने से रोकना। बिल्कुल, कुछ हमारी कुछ सोच कहेंगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उनको अगर हमने भाई तो शायद बहुत हद तक हम इस मसले से छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे कि जनूबी पंजाब का किसान बेसिकली है क्यों परेशान, वजह क्या है, असल में हो क्या रहा है। सो लेट्स टेक अ ब्रेक है। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम बात करेंगे हमारी उस कपास की फसल की जो कि तकरीबन 40% के करीब जो है वो ज़ाया हो गई है, ख़राब हो गई है या उसको हम कह दें कि उसका सफाया हो गया है। डॉक्टर साहब मैं आपसे ही सवाल करना चाहूँगी, मतलब पहले ये बताइए कि जो हमारी ये कॉटन क्रॉप है, कपास की फसल है, इसकी हमारी मईशत में अहमियत क्या है? क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे और जो हमारे नाजरीन हैं उनको क्यों तशवीश होनी चाहिए कि जनूबी पंजाब में ये तकरीबन अगर 40% कपास की फसल ज़ाया हो गई तो हमें इस बात पे क्यों तशवीश होनी चाहिए? जी नाजिया, इसकी बहुत सारे डिफरेंट रुख हैं। एक रुख आप देख लीजिए कि पाकिस्तान को कहा जाता है सिंगल क्रॉप कंट्री, कि हमारी सबसे जो कीमती फसल है वो कपास की है जो कैश में भी बिकती है। अच्छा, अब हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं अगर वो 24 अरब डॉलर की हैं, 25 अरब डॉलर की हैं, तो उसमें से 60% एक्सपोर्ट जो हैं वो कॉटन रिलेटेड है, या वो कपड़ा है या वो यान है, किसी न किसी तरीके से उसका जो ताल्लुक है वो कपास से जाके जुड़ता है। अब पाकिस्तान के अंदर 400 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स हैं जो सारे की सारी डिपेंडेंट हैं इस कपास की फसल के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर कोई 2.5 लाख लूमें इस वक्त चल रही हैं और एम्प्लॉय किया हुआ उन्होंने लोगों को, वो सारी की सारी जो हैं वो कपास की फसल के ऊपर डिपेंड करती हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कोई 1000 से ज्यादा जिनिंग फैक्ट्रीज हैं जिनको कपास की फैक्ट्री कहते हैं, जो कपास को प्रोसेस करते हैं, उनमें भी बेतहाशा एम्प्लॉयमेंट है। अब टेक्सटाइल एम्प्लॉयमेंट जो है वो पूरे मुल्क की, चौधरी साहब, लगभग 50% जो इंडस्ट्रियल लेबर है पूरे मुल्क की वो टेक्सटाइल रिलेटेड है। तो ये इसका असर जो है ये बड़ा लंबा चलेगा और इसका असर जो है आम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर इतना गहरा होने वाला है कि इसकी जड़ तक हमें पहुंचना बड़ा जरूरी है। सही, बिल्कुल, जड़ तक भी हम पहुंचेंगे। और हमें ज्वाइन किया है राबिया सुल्तान ने जो कि डायरेक्टर हैं फार्मर एसोसिएशन पाकिस्तान की। हम उनसे बात करते हैं और उनसे वजह जानने की कोशिश करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी
राबिया सुल्तान, हम आपसे ये बात करना चाहेंगे कि बेसिकली अब ये देखिए जो न्यूज़ हम देख रहे हैं, तकरीबन अगर हम कहें तो 40% के करीब जो ये कपास की फसल है ये ज़ाया हो गई है। इसका असल में जिम्मेदार कौन है? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस अहम मौजू पे प्रोग्राम का इनेकाद किया। जिम्मेदार तो मेरा ख्याल से बहुत से इसमें जिम्मेदार है। अगर मैं आपको एक जल्दी से क्विकली एक लिस्ट बता दूं जिम्मेदारों की, सबसे पहले तो बारिशें इस वजह की जो इस दफा जो जनूबी पंजाब में कपास का फेलियर हुआ है वो फ्लड और बारिश की वजह से हुआ है, क्योंकि जो पूरा अगस्त का महीना था उसमें इतनी बारिशें हुई हैं और खेतों में पानी खड़ा रहा है, तो तकरीबन उसकी वजह से वो जमीन जो है वो एक तरीके से उसको सीमेंट। ठीक है, क्लाइमेट एक हो गया। दूसरी जी क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज ही का एक सिलसिला है। दूसरी वजह जो सबसे अहम वजह है वो हमारे पास सर्टिफाइड सीड नहीं है और हमारे पास बीटी कॉटन 2005 में हुकूमत ने एक बड़ा स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया था और 8 वैरायटी अप्रूव की गई थी। अब तकरीबन कोई 30 वैरायटीज बीटी कॉटन के नाम पे मार्केट में सेल की जा रही हैं, लेकिन उस पे जो बीटी जीन एक्सप्रेशन है वो ना होने के बराबर। चलिए, कोई आयशा मुमताज चाहिए हमें बीज देखने के लिए भी, क्या मामला है जी? और नेक्स्ट हमें कॉटन पे एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर फारूक ने फरमाया कि हमारी मोनोक्रॉप इकोनॉमी है और मोनोक्रॉप इकोनॉमी जब होती है तो आपका सारा इन्हिसार कपास के ऊपर है। अच्छा, उसके बाद इसमें पेस्ट का मसला है, CLCV जिसे कॉटन लीफ कल वायरस कहते हैं, उसकी मुदाफियत रखने की हमारे पास कोई वैरायटी नहीं है। फिर बीटी कॉटन आई तो सबका ख्याल था कि जी बोलवर्म जो है जिसके खिलाफ इसकी मुदाफियत थी, लेकिन इसमें पिंक बोलवर्म का अटैक अब आ गया है। जो कॉटन के पेस्ट नहीं होते थे जैसे डस्की बग है, रेड बग है, वो अब कॉटन पे हमला आवर होने शुरू। अच्छा, तो अच्छा राबिया साथ रहिएगा हमारे डॉक्टर साहब। राबिया साहबा ये फरमाइए। जी डॉक्टर साहब। राबिया साहबा ये फरमाइए कि ये वायरस का जो अटैक है इसका कितना बड़ा रोल था ये कॉटन क्रॉप फेलियर के पीछे? वायरस का हर साल अफेक्ट होता है, इस साल भी वायरस का अफेक्ट हुआ है, क्योंकि जो हमारी ट्रेडिशनल वैरायटीज थी ना वो अब खत्म हो गई हैं, जिसमें टॉलरेंट थी, जिसमें रेजिस्टेंट वैरायटीज थी इसके खिलाफ। अब जब से बीटी कॉटन का बीज आया है तो ये वायरस को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता। और बीच में अगस्त के महीने में एक स्टंटिंग का भी मसला आया था, लोगों का ख्याल था कि कोई नई बीमारी आ गई है, वो पौधा बढ़ा नहीं था, वो जहाँ जितना तो रबिया बीबी, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का पैकेज है, किसान पैकेज है, उसका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो मुझे लगता है कि आर्जी मैयर्स पे हैं। आप कह रही हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए। जी, बदकिस्मती से हमारी जो हुकूमत है वो सिर्फ डंग टपाओ पॉलिसी पे चल रही है और ये किसान पैकेज एक आई वॉश था, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे थे और उसमें उन्होंने एक शुगर कोटेड पिल देनी थी अपने रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो हमें किसान अगर आप देखिए, अगर वाकई हुकूमत इंटरेस्टेड है किसान पैकेज को छोड़ दे, डीजल के ऊपर जो इतनी टैक्सेशन की हुई है जो कि मेन इनपुट है एग्रीकल्चर का, अगर वो टैक्सेशन को कम कर दे तो इनको किसी पैकेज देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इनके जो मैनेजर्स हैं वो अच्छा राबिया साहबा ये फरमाइए, राबिया साहबा ये फरमाइए कि नवाबशाह में कहा जा रहा है कि वहां पे भी कॉटन का कुछ फेलियर हो रहा है और वहां पे शायद खबरें आ रही हैं कि पानी की कमी की वजह से हो रहा है। देखिए, जो पानी की कमी है वो भी अगर सही वक्त पे पानी नहीं मिलेगा तो कपास ऐसी फसल है कि जो ना ज्यादा पानी बर्दाश्त करती है ना कम पानी बर्दाश्त करती है। तो अगर पानी जाहिर है नहीं मिलेगा, कॉटन बड़ा सेंसिटिव प्लांट है, बीट और शुगर केन इतने सेंसिटिव नहीं है जितना कॉटन सेंसिटिव प्लांट है। तो इसमें जब स्ट्रेसेस आते हैं, ओवर इरिगेशन, अंडर इरिगेशन, तो आपकी कई मन फी एकड़ पैदावार कम हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा आपसे है, हुकूमत को एडवाइस करने के हवाले से 20,000 जॉब्स ऑलरेडी जो है वो लूज कर गए। डॉक्टर साहब, आज सवाल का मुझे आप भी जवाब दे दीजिएगा। एप्टमा वाले के लिए 20,000 जॉब्स जो हैं वो पहले ही जो है वो लूज हो गई हैं अब तक। ये 40% अगर इस साल कॉटन में ना आया तो आपका क्या ख्याल है कितनी नौकरियां और कम हो जाएंगी?
जी चौधरी साहब, एप्टमा एक तो सिर्फ टेक्सटाइल मिल वालों को रिप्रेजेंट करती हैं, जिनकी तादाद 400 के लगभग है। इसके अलावा जो लूमे हैं जो 2.5 लाख के करीब हैं और जिनिंग फैक्ट्रीज हैं, इन सब में भी बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व है और मेरा ख्याल है कि ये 20,000 से कहीं ज़्यादा पहुंच जाएगी अगर हम इंपोर्ट ना कर पाए कॉटन बाकी ममालिक से। देखें सही बहुत शुक्रिया राबिया सुल्तान, आपका हमसे बात किया था उन्होंने, आपका बताने का भी। फवाद, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखें अब ये जो शॉर्टफॉल जिसको हम कह रहे हैं, कपास का ये शॉर्टफॉल आएगा, इसका बेसिकली नजला जो है वो आम आवाम पे गिरने वाला है ना। ऑलरेडी 40 अरब के तो आपने टैक्सेस लगा छोड़े हैं। डॉक्टर साहब और राबिया ने जो राबिया बीबी जो बातें गुफ्तगू की है ना, उसका जो 2-3 पॉइंट्स जो मतलब मैंने जो निकाले हैं, एक तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी क्रॉप है वो कॉटन है और कॉटन अगर नीचे जाती है तो पाकिस्तान की पूरी मईशत नीचे जाती है। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि 20,000 नहीं, कई इससे भी बहुत ज्यादा हजारों जो नौकरियां हैं वो खत्म होती हैं। तो पहला तो बहुत बड़ा डैमेज ये है। और दूसरी बात यह है कि जो हुकूमत का किसान पैकेज है वो राबिया भी कह रही है कि ये सिर्फ आई वॉश है और सिर्फ वोटें खरीदने वाला चक्कर ज्यादा है, इसका कोई लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 341 अरब रुपया उधर जाया कर रहे हैं 5-5 हजार रुपया देके, उससे बहुत बेहतर था कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाती और हम इस तरह की कॉटन क्रॉप को और बाकी ज़राअत को बचा सकते। लेकिन मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरेस्ट वोटों में ज्यादा है और ज़राअत में बिल्कुल। हमारी आवाम जो है वो इस तरह जो हमारे सियासतदान हैं उनकी इस तरह की शॉर्ट टर्म पॉलिसी जो है इसका शिकार होकर सफ़र कर रही है। जैसे हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमारे सियासतदानों को थोड़ा अल्लाह तौफीक दे और वो कोई अच्छी और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएं। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, आपसे फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए।